नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज का क्लास उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन के विषय में, उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस के विषय में, उसके बाद हम बात करेंगे एग्ज़ाम के पैटर्न के विषय में, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका किस प्रकार से होती है, कितने फॉर्मेट होते हैं क्वेश्चन बनाने का। उसके बाद सबसे अंतिम में हम बात करेंगे बुक्स के विषय में कि कौन कौन सी ऐसी किताबें जिसको पढ़ने के बाद हम प्रथम प्रयास में ही यूजीसी नेट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। यदि हम बात करें क्वालिफिकेशन के विषय में, तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर आप अनरिजर्व या फिर जनरल कैटेगरी में आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, तो कम से कम आपको मास्टर डिग्री में यानी कि एमए में 55% मार्क्स लाना कंपलसरी है। लेकिन यदि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो, नॉन क्रीमी लेयर में, या फिर आप एससी कैटेगरी से हो या फिर आप एसटी कैटेगरी से हो, तो इसमें क्या है कि आपको एमए में कम से कम यानी कि मास्टर डिग्री में कम से कम 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। तो ये तो हो गई आपकी क्वालिफिकेशन। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि यदि आप लास्ट सेमेस्टर में हो या फिर आप फाइनल ईयर में हो, तो भी आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, आप एग्ज़ाम यहाँ पर दे सकते हो। अब हम बात करते हैं सिलेबस के विषय में। यदि आपका पेपर हिस्ट्री का है तो आपके पास 10 यूनिट है, यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 10 तक। इसमें से यूनिट नंबर 1, 2 और 3 का संबंध है एंशियंट हिस्ट्री से यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास से। तो प्राचीन भारत में आपका आता है यूनिट नंबर 1, 2 और 3। मध्यकालीन भारत में आता है आपका यूनिट नंबर 4, 5 और 6। आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में आपके पास आता है यूनिट नंबर 7, 8 और 9। और जो अंतिम यूनिट है यूनिट नंबर 10, उसका संबंध हिस्टोरियोग्राफी से यानी कि इतिहास लेखन से। एक एक करके समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट नंबर 1 के विषय में। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा बुक्स एंड ऑथर के विषय में, प्राथमिक स्रोत के विषय में, द्वितीयक स्रोत के विषय में, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, उनके प्रमुख स्थल, उनकी विशेषताएं। इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में, उसका उद्भव कहाँ पर हुआ था, किस क्षेत्र में हुआ था, उसका विस्तार कहाँ पे हुई थी, किन किन नदियों के आसपास हुई थी, उनके कौन कौन से मुख्य स्थल हैं। इसके अतिरिक्त आपके पास पूछा जाएगा वहाँ पे उनकी सामाजिक, आर्थिक, उनकी धार्मिक, उनकी राजनीतिक स्थिति के विषय में। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद आर्यों के आक्रमण के साथ ही वैदिक कल्चर की शुरुआत होती है। और वैदिक काल में भी आपसे दो काल पूछा जाएगा, एक ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी धार्मिक, उनकी दार्शनिक, इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे डिटेल से पूछा जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा 16 महाजनपद काल के बारे में कि किस प्रकार से उत्तर वैदिक काल के बाद जो है 16 महाजनपदों का भारत में उदय होता है, किन किन क्षेत्रों में उदय हुआ था, उनकी विशेषताएं क्या रही है, उनमें कौन कौन से प्रमुख राजा रहे हैं, इसके बारे में पूछा जाएगा। इसके अतिरिक्त क्या होती है कि 6ठी शताब्दी में ही यानी कि 16 महाजनपदों के काल में ही बौद्ध धर्म का उदय होता है, जैन धर्म का उदय होता है और आजीवक संप्रदाय का भी उदय होता है। इनके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। ये तो यूनिट नंबर 1 हो गया। यूनिट नंबर 2 में पूछा जाएगा किस प्रकार 16 महाजनपदों के विकास के साथ ही उनमें से एक प्रमुख महाजनपद जिसका नाम था मगध महाजनपद, उसका विकास होता है और आसपास के जनपदों को वो अपने ही क्षेत्र में मिला लेता है। इसका हमसे पूछा जाएगा उनमें कौन कौन से प्रमुख राजा रहे हैं, उनकी सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, इनकी स्थितियाँ किस प्रकार की रही है। और फिर ये भी पूछा जाएगा किस प्रकार से मगध में ही एक नए राजवंश का उदय होता है, वो है मौर्य वंश। मौर्य वंश की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक हर एक चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद मौर्य वंश के बाद आता है मौर्योत्तर काल, जहाँ पे आपका इंडो ग्रीक शासक आते हैं, शुंग शासक आता है, इसके अतिरिक्त सातवाहन, कुषाण, शक, क्षत्रप। इसके अतिरिक्त संगम कालीन जो साहित्य है इसकी भी रचना इसी समय में होती है, तो इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद जो है आपको पूछा जाएगा गुप्त काल के विषय में। गुप्तों के साथ पैरेलल में वाकाटक वंश भी चल रहा होता है, इसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, इन सभी चीज़ों को आपसे पूछा जाएगा। देखो ये जो नोट्स है ना और ये जो पीडीएफ में आपको जो सिलेबस दिखाई दे रहा है, मैं आपको टेलीग्राम में ये सेंड कर दूंगा पीडीएफ। आपका हिस्ट्री की जीत के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। अब हम बात करते हैं आगे यूनिट नंबर 3 के बारे में। तो यूनिट नंबर 3 का संबंध है पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास से। पूर्व मध्यकालीन यानी कि मध्यकाल की शुरुआत होने से जस्ट पहले की यहाँ पे काल है। इसमें आपको पूछा जाएगा गंग शासक के बारे में, कदम वंश के बारे में, पश्चिमी और पूर्वी चालुक्य वंश के बारे में, राष्ट्रकूट वंश के बारे में,
कल्याणी के चालुक्य, काकतीय वंश, होयसल और यादव वंश के बारे में। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण साम्राज्य पल्लव वंश, चेर वंश, चोल वंश, पांडव वंश, इन सभी के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। इसके अतिरिक्त पूछा जाएगा आपके पास बंगाल के पाल और सेन वंश के विषय में, कामरूप के वर्मन के विषय में, उड़ीसा के भौमकार और सोमवंशी विषय में। इसके अतिरिक्त पूछा जाएगा आपसे इनकी सामाजिक स्थितियाँ कैसी रही थी, इनके पास जो राजनीतिक स्थिति थी कैसी रही थी, इन्होंने ग्राम प्रशासन में किस प्रकार से योगदान दिया, इनके समय में जो महत्वपूर्ण मंदिर बनाए गए थे यानी कि स्थापत्य कला का विकास जो हुआ उसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये रह गई आपके पास पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विषय में। इसके बाद आता है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 का संबंध है मध्यकालीन भारत के इतिहास से। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा बुक्स एंड ऑथर के विषय में। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के उदय के बारे में पूछा जाएगा। सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी, तुगलक, सैयद, उनके शासकों का क्रम पूछा जाएगा। इसके बाद पैरेलल में इसी समय क्या होता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना होता है और बाद के दिनों में बहमनी साम्राज्य जो है वो 5 क्षेत्रीय राजवंशों में टूट जाता है, जिनमें नाम आता है बीजापुर में, गोलकुंडा में, बिदर में, बरार में और अहमदनगर में नए राजवंशों का उदय। जैसे कि अगर हम बात करें तो बरार में इमाद शाही वंश, बीजापुर में आदिल शाही वंश, अहमदनगर में निजाम शाही वंश, गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश और बिदर में बरीद शाही वंश। तो इन सारे क्षेत्रीय राजवंशों का उदय होता है। इसके साथ ही क्या होती है कि दिल्ली सल्तनत के पतन के साथ ही एक नए राजवंश का उदय होता है इब्राहिम लोदी के पराजय के साथ। वो है आपका मुगल राजवंश। मुगल राजवंशों के शासकों के क्रम पूछे जाएंगे, उनसे जुड़ी हुई चित्रकला, उनसे जुड़ी हुई स्थापत्य कला, उन्होंने किस प्रकार से समाज में योगदान दिया, उन्हें शैक्षणिक स्तर में क्या योगदान दिया, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए क्या योगदान दिया, इन सारी चीज़ों के बारे में वन बाय वन पूछा जाएगा। साथ ही आपसे पूछा जाएगा सूर्यवंश के विषय में। इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जाएगा मराठाओं के उत्कर्ष के विषय में कि मराठा साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, इसका विकास किस प्रकार से हुई, पेशवाओं का योगदान कहाँ तक रहा, इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इनकी धार्मिक स्थितियाँ किस प्रकार से रही, इन सारी चीज़ों के बारे में वन बाय वन पूछा जाएगा। वहीं यदि हम बात करें यूनिट नंबर 5 के विषय में तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा इनकी प्रशासनिक और अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई जानकारियों के विषय में, यानी कि जो विजयनगर साम्राज्य था, जो दिल्ली सल्तनत था और जो मुगल साम्राज्य था और जो मराठाओं का उत्कर्ष हुआ, उन्होंने किस प्रकार से अपनी प्रशासन को सुदृढ़ बनाया, किस प्रकार से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेकर के आया था उन्होंने, यानी कि स्थानीय स्तर पर किस प्रकार से उन्होंने प्रशासन को चलाया, इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा यूनिट नंबर 5 में। वहीं यदि हम बात करें यूनिट नंबर 6 के विषय में तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा किस प्रकार से सूफी आंदोलन का विकास हुआ, भक्ति आंदोलन का विकास हुआ, शैववाद, वैष्णववाद, भक्तिवाद का विकास हुआ, सूफी संत के अतिरिक्त सिख आंदोलन का विकास किस प्रकार से हुआ, गुरु नानक का योगदान किस प्रकार से रहा, इनमें जो 10 शाखाएँ हैं इनकी, उनकी क्या विशेषताएँ रही है। इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जाएगा इस समय की व्यावसायिक वर्गों के विषय में, उलेमा के विषय में, धार्मिक जो प्रमुख समूह थे उसके विषय में पूछा जाएगा, उनकी विशेषताएँ पूछी जाएगी। और उसके बाद अगर हम बात करें आगे तो स्त्रियों की स्थिति पूछी जाएगी। इसमें आपको शिक्षा का विकास कैसी रही थी मध्यकालीन भारत में, ललित कलाएँ किस प्रकार से रही, चित्रकला विकास किस प्रकार से हुआ, स्थापत्य कला का विकास किस प्रकार से हुआ, इंडो अरबी वास्तुकला का विकास किस प्रकार से हुआ, मुगल उद्यान, मराठाओं के दुर्ग के विषय में पूछा जाएगा, पूजा गृह और मंदिर स्थापत्य के बारे में भी आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। आगे यदि हम बात करें यूनिट नंबर 7 के विषय में तो यहाँ से शुरू होता है मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट, यानी कि ब्रिटिश, डच, डेनिश, पुर्तगाली, इन सभी की विशेषताएं यहाँ से पूछ जाएगी और किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में भारतवासियों को गुलाम बनाया और 1947 तक की जो भी गतिविधियाँ हुई उसके बारे में वन बाय वन यहाँ से पूछा जाएगा। यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 9। जब मैं PDF शेयर करूँगा ना टेलीग्राम पे, आप लोग वन बाय वन सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सिलेबस यदि आप फर्स्ट टाइम में एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 10 के विषय में। यूनिट नंबर 10 आपका जो है हिस्टोरियोग्राफी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा ऐतिहासिक शोध प्रणाली के विषय में कि किस प्रकार से शोध किया जाता है, प्राथमिक स्रोत कौन कौन से हैं, द्वितीयक स्रोत कौन कौन से हैं, वस्तुनिष्ठता क्या होती है, व्यक्तिनिष्ठता क्या होता है। इतिहास लेखन में जो हमारे पास ब्रिटिश के अतिरिक्त अलग अलग जो हमारे पास इतिहासकार हैं, चाहे वो हेरोडोटस हो, हेगल हो, क्रोचे हो, इन सभी की विशेषताएं पूछी जाएंगी आपसे। इसके अतिरिक्त पूछा जाएगा कि रेपसन ने क्या स्टेटमेंट दिया था, हेनरी जॉनसन ने क्या स्टेटमेंट दिया था इतिहास को लेकर के, GR एल्टन का क्या स्टेटमेंट है इतिहास को लेकर के, क्रोचे, EH कार, JB ब्यूरी, इन सभी का स्टेटमेंट पूछा जाएगा आपको यहाँ पर।
तो 1 बाय 1 जो है आप लोग ये भी कवर करके रखना। और ध्यान रखना कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर यूनिट वाइज सारे क्लास को मैं लेकर के आऊँगा। आप लोग सारे क्लास को अच्छे तरीके से वॉच करना, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो आपकी सिलेबस रही। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कुछ शब्दावलियाँ भी हैं जो आपको कंफर्म याद करके रखना है। जैसे कि भारतवर्ष, भारतवर्ष शब्द कहाँ से आया हुआ है, इसकी पहली बार उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी, सभा क्या होता है, समिति क्या होता है, वैदिक काल में सभा का क्या विशेषताएं रहा है, समिति का क्या विशेषताएं रही है, वैदिक काल में वर्णाश्रम का क्या विशेषताएं रही है, वेदांग, पुरुषार्थ, ऋण, संस्कार, संस्कार में 16 संस्कारों के बारे में आपसे पूछा जाएगा, यज्ञ कर्म कांड के बारे में पूछा जाएगा, गणराज्य क्या होता है, जनपद क्या होता है, कर्म का सिद्धांत क्या है, इन सभी के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स बना के रखना है और इन सभी को आपको याद करके रखना है। इसके अतिरिक्त धर्म विजय क्या होता है, स्तूप, चैत्य विहार क्या होता है, मंदिरों में एक शैलियाँ आती है, नागर शैली, द्राविड़ शैली और बेसर शैली। नागर शैली होती है उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली का संबंध है दक्षिण भारत से, और वेसर शैली का संबंध है कृष्णा गोदावरी से लेकर के कावेरी नदी तक के आसपास को जो एरिया है वहाँ पे वेसर शैली का विकास होता है। बोधिसत्व क्या होता है, तीर्थंकर क्या होता है, नैनार क्या होता है, अलवार क्या होता है, श्रेणी का संबंध किससे है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको 1 बाय 1 एक शॉर्ट नोट्स बना लेना है और याद करके रखना है। तो ये सारे शब्दावली को आप लोग याद करके रखना। अब हम बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न के विषय में कि एग्जाम किस प्रकार से होती है, उसका मोड क्या होता है, उसमें पूछने का तरीका कैसा होता है क्वेश्चन का। तो यदि हम बात करें एग्जामिनेशन के मोड के विषय में, तो ये बेसिकली कंप्यूटर पर एग्जाम होगा आपका, सीबीटी मोड जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद याद रखना कि एग्जाम में आपके पास दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जनरल पेपर है जिनमें आपके पास होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, इन्वायरमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड। इसके अतिरिक्त कम्युनिकेशन होगा, मैथ होगा, डीआई होगा, हायर एजुकेशन होगा। तो इस प्रकार से आपके पास 10 यूनिट होंगे पेपर 1 में। पेपर 2 आपका कोर पेपर होगा, आपका हिस्ट्री का पेपर होगा, और पेपर 2 में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के होंगे, यानी कि 200 मार्क्स के होंगे। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के होंगे, ये 100 मार्क्स की होगी। ठीक है, तो ये आपको हो गई पेपर, इसके अतिरिक्त एग्जामिनेशन का मोड। और इसके अतिरिक्त याद रखना कि टोटल जो टाइम आपको दिया जाएगा वो है 3 घंटा, और ये 3 घंटा आपको रुक रुक करके नहीं दिया जाएगा, एक साथ आपको एग्जाम में बैठना है और डायरेक्टली 3 घंटे में कंप्लीट इसको पेपर को करना है। दोनों पेपर मिला करके आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न में कि क्वेश्चन कौन कौन से फॉर्मेट में पूछा जाता है। तो एक होता है जनरल फॉर्मेट, जहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 विकल्प दिया जाएगा, तो ये एक हो गया जनरल फॉर्मेट। दूसरा होता है क्वेश्चन पूछने के साथ ही 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन कौन से सही हैं, जैसे कि केवल ए बी, केवल ए सी, केवल बी सी, केवल सी डी। अब यहाँ पे 4 के जगह पे 5 ऑप्शन भी हो सकता है। तो दूसरा फॉर्मेट ये हो गया। तीसरा फॉर्मेट पूछा जाता है आपसे मैच द फ्लोइंग से, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, तो ये फॉर्मेट हो गया आपका। और एक फॉर्मेट होता है कथन और कारण से जुड़ा हुआ, कि कौन से कथन सही है, कौन से कारण सही है, और क्या कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या कर रहा है या नहीं। तो एक फॉर्मेट ये हो गया। और एक फॉर्मेट होता है कथन 1 और कथन 2, कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, या फिर दोनों सही है, या फिर दोनों गलत है। तो ये फॉर्मेट होता है एग्जाम में। लेकिन जो करंट में अभी एग्जाम हुआ था जून 2025 के सेशन का, उसमें से ये सारे कोई फॉर्मेट दिखाई नहीं दे रहे थे, ये फॉर्मेट भी नहीं दिखाई दे रहा था, ये फॉर्मेट भी नहीं दिखाई दे रहा था, केवल ये फॉर्मेट था। इसके अतिरिक्त एक ये फॉर्मेट था और एक ये, 3 फॉर्मेट से ही इस बार के क्वेश्चन बने हैं। तो ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखना। अब ये इस बार केवल ऐसा हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले हर एक पेपर में ऐसा ही होगा। ध्यान रखना, ये 4 से 5 हर एक फॉर्मेट से आपको प्रश्न बनेंगे वहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं बुक्स के विषय में कि यदि हमें प्रथम प्रयास में एग्जाम निकालना है तो कौन कौन सा हमें बुक पढ़ना चाहिए। तो यदि हम बात करें एंशियंट हिस्ट्री के विषय में, तो आप पढ़ सकते हो प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि उपेंद्र सिंह का बुक है। ये इनका कॉस्ट जो है लगभग 6 से 700 रुपये का होगा ये बुक। ठीक है,
इसको पढ़ने के बाद आपका यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 कवर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें मध्यकालीन भारत के इतिहास के विषय में, तो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग अगर बताएं तो मार्केट में ऐसा कोई भी बुक नहीं है जो मध्यकालीन के पार्ट को कवर कर सके। पर हम ना अलग अलग कोचिंग किए हुए, तो मेरे पास मल्टीपल सोर्सेज था, तो उसी सोर्सेज के माध्यम से एक नोट्स बनाए और उसी नोट्स के माध्यम से अपने एग्जाम दिए थे, तो मेरा एग्जाम फाइनली क्लियर हुआ। और उसी नोट्स को मैं आप सभी के लिए एक बुक के फॉर्म में लेकर के आया हूँ। और ये बुक का फॉर्म जो है ना मात्र 199 का है। यदि आप 199 में ये बुक को परचेज करते हो तो इसमें आपको मिडिवल हिस्ट्री का जितने भी टॉपिक हैं वो कवर मिलेंगे। इसके अतिरिक्त पीवाईक्यू मिल जाएगा यूनिट वाइज, क्योंकि यहाँ पर आपका यूनिट नंबर 4, 5 और 6 आता है। तो यूनिट नंबर 4, 5 और 6 से जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए होंगे जून 2011 से लेकर के जनवरी 2025 तक, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक यहाँ पे कवर मिल जाएंगे। तो आप ये बुक परचेज कर लो मेरे वाला, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें आधुनिक भारत के इतिहास को लेकर के यूनिट नंबर 7, 8 और 9 से जुड़ी हुई टॉपिक के विषय में, तो स्पेक्ट्रम बेस्ट है, ये मेरे पास भी है। और ये स्पेक्ट्रम आप खरीद लो, बहुत ही अच्छा है पार्ट। ठीक है। इसमें आधुनिक भारत के इतिहास के विषय में सारी घटनाएं क्रमबद्ध दी गई हैं, टाइमली दी गई हैं, यहाँ पे टाइमली इन द सेंस क्रोनोलॉजी ऑर्डर में दी गई हैं, और घटनाओं को विस्तार से भी बताया गया है। अब हम बात करते हैं पीवाईक्यूज बुक्स के विषय में। पिछले वर्ष में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, वो है यूथ कंपटीशन का बुक। मार्केट में बहुत ज़्यादा ये फेमस भी है, आप इसे परचेज कर सकते हो। इसमें क्या है कि ईयर वाइज आपका सारा क्वेश्चन दिया गया है, साथ ही नीचे क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, और वहाँ पे विद एक्सप्लेनेशन है, यानी कि एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। अब चूंकि ये 4 से 500 रुपये की है, तो ऑलरेडी ये बुक हम परचेज किए हुए थे एग्जाम जब दे रहे थे उस समय, तो मेरे पास ये बुक्स है। और उसी बुक्स को इतने ज़्यादा हम पढ़ लिए कि उससे हमने यूनिट वाइज सारे टॉपिक को एकत्रित कर दिए। यानी कि इसमें हमारे पास जो 10 यूनिट से जो प्रश्न पूछे गए थे उसको सभी को यूनिट वाइज हमने क्या किया, अलग कर दिया, और वहाँ से एक नया एक अपने बुक बनाया है जो है आपके पास यूनिट वाइज यूनिट नंबर 1, 2 से लेकर के यूनिट नंबर 10 तक पीवाईक्यूज। और ये मात्र आपका 199 का है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यूथ कंपटीशन का बुक्स ले लो, ठीक है, जो कि 5 से 600 के आसपास की है, अगर आप चाहो तो वो ले लो, या फिर 199 में आप मेरा बुक खरीद सकते हो। यहाँ पे आपको क्या है कि यूनिट वाइज मिलेगा, यूनिट नंबर 1 का जितने पीवाईक्यू जो उसको अलग दिया गया है, यूनिट नंबर 2 का सारा अलग दिया गया है, और जून 2011 से लेकर के यहाँ पर जो है जनवरी 2025 तक का सारा अपडेटेड मटेरियल मिलेगा। अब हम बात करते हैं क्रोनोलॉजी हिस्ट्री से जुड़े हुए मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स के विषय में, और ये कहीं पे भी आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। अब चूंकि हम एक खुद से एक स्टूडेंट हैं, मेरे पास ये बुक्स कैसे आई, तो यार हमने जो बुक्स में एग्जाम में पढ़े थे ना, अलग अलग बुक्स मटेरियल जो हमने पढ़ा, उससे हमने जो नोट्स बनाया था उसी को मैं आप सभी के लिए ई बुक फॉर्मेट में लेकर के आया हूँ। आप यदि ये बुक परचेज करते हो ना, तो ये ध्यान रखना कि आपको 30 से 40% क्वेश्चन आपको इसी बुक से मिलेंगे। मैं 30 से 40 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर का ट्रेंड बना हुआ हिस्ट्री में, अगर आप देखोगे यूजीसी नेट के पेपर में तो, और वो सारे क्रोनोलॉजिक ऑर्डर के जितने भी हमारे पास टॉपिक है उसको मैं सारी चीज़ें एक ही बुक में कंपाइल कर दिया हूँ। मात्र ये 99 रुपये की है, आप इसको परचेज कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। मेरा नंबर कौन सी है तो ध्यान रखना, 7371975393, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पे मैसेज करोगे, यहाँ से आपको सारी चीज़ें डिलीवर कर दी जाएंगी। तो ये तो बुक्स होंगे आपके पास। ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना यार, अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे ना, जो मैं आपको मटेरियल बताया हूँ वो मटेरियल के साथ, और सिलेबस को 1 बाय 1 कवर करोगे, तो ध्यान रखो कि पहले प्रयास में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, जिस प्रकार से मेरा निकला है। ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।